ये क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस पेपर में अपीयर हो रही हैं। ब्रिटिश पोइट्री, राइट, बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट वन है ब्रिटिश पोइट्री का, स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। और ये बैक पेपर का देखिए आप, इतना इजी पेपर आता है ब्रिटिश पोइट्री का कि अगर आप जरा सा भी हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं और इसमें हमने जो इतनी सारी वीडियोस भी आपकी पहले डाली हैं, काफ़ी क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाए हैं, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए आपका बैक पेपर का आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया है, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मंडे को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 17 को, तो आपके हो सकता है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, क्योंकि आपकी इस टाइम आप फुल प्रिपेयर्ड हैं। तो आपको बस ये देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो आपसे मिस हो गया हो या जिसे आपने अभी तक ना देखा हो। और अगर आप कर चुके हैं सभी अच्छी तरीके से तैयारी, तो भी आप ये देखिए कि किस तरह से आपने उनका आंसर देना है। आपके वही आएगा, आपका सेम एग्जाम पैटर्न होगा। आई नीडंट टेल यू एनीथिंग। सेक्शन ए है आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ओके, दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स और एक क्वेश्चन आपको नंबर देगा 2 मार्क्स। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आंसर भी इनके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितना लिखना है। बस ये ध्यान रखना है, टू द पॉइंट रहना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पेपर आता है ब्रिटिश पोइट्री का, वही रिपीटिशन होता है, तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पर प्लीज़ इसको एक बार जरूर देख लीजिए आप। व्हाट इज़ द डिवीज़न ऑफ पेट्रार्चन सोनेट? 2 मार्क्स का है। तो अगर आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम लेंदी नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर कम आ जाएंगे या कट जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आंसर आपने सिर्फ उतना ही देना है जितना आपसे पूछा गया है। आप इसको ये भी कर लिख सकते हैं, द डिवीजन ऑफ पेट्रार्चन सोनेट इज ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और अगर सिर्फ आप इतना लिखते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी आपका कट नहीं होगा। व्हाट इज द डिवीजन? पेट्रार्चन सोनेट को कितने पार्ट्स में पेट्रार्च ने डिवाइड किया है? ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑक्टेव दैट कंसिस्ट्स 8 लाइन एंड सेस्टेट, तो 2 पार्ट्स में इसका डिवीजन है। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती है? 8 और सेस्टेट में होती हैं 6। तो आप बस आपको लिखना है ऑक्टेव एंड सेस्टेट। डिफाइन ओड। अब देखिए ओड क्या है? ओड इज अ काइंड ऑफ लिरिक बट मच मोर लेंथी एंड एलोबोरेट। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी सफिशिएंट है, और अगर आप इसको और जरा सा आपके पास टाइम है, आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप आगे ये भी लिख सकते हैं दैट ओड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। गॉट? और आप चाहे तो कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे एग्जाम्पल नहीं मांगा। आपके तब भी आपको 2 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना एग्जामिनर, तो इसीलिए हम स्टूडेंट से कहते हैं डोंट वेस्ट ओवर टाइम टू राइट मच मोर थिंग्स। डिफाइन ओड, ओड को बस उन्होंने डिफाइन करने के लिए कहा है, तो आपका ये सफिशेंट होगा। Ode is a kind of lyric but much more lengthy and elaborate, always in the form of an address. Third one is who is the composer of the poem VR7? अब देखिए यहाँ पर कंपोजर है, कंपोजर सिंपल, पोएट कौन है, राइटर कौन है, हु कंपोज्ड दिस पोएम? VR7 किसने लिखी है? कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अब यहाँ पर अगर आप आंसर में लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ तो देखिए आपका कैसे गलत हो जाएगा, आंसर तो आपने सही दिया ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप लिख सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इज द कंपोजर ऑफ द पोएम VR7, और आप अंडरलाइन कर देंगे किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। देन फोर्थ क्वेश्चन इज गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। कोई भी जो भी आपको लग रही है, बिकॉज देयर आर सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक, तो उसमें आप कोई सी भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल सिंपल
वे में आपको बताने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर। एपिक में क्या होती है, सुपरनेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें एक आप कह सकते हैं कि सबलाइम थॉट होता है, सबलाइम लैंग्वेज होती है, कंसेप्ट सारा इसका सबलाइम होता है क्योंकि हाई कंसेप्ट होता है। जैसे कि एपिक का आपका एग्जाम्पल है रामायणा, महाभारता, पैराडाइज लॉस्ट। तो आप इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें इन्वोकेशन होता है म्यूज़ का, तो काफ़ी हीरो होते हैं, आपकी हीरोइंस होती हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर चाहें जो भी सिंपल आपको लगे, ओके, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल हमने जो लिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर, क्योंकि कोई भी एपिक है उसमें डिस्क्रिप्शन जरूर होता है किसका, वॉर का। तो चाहे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट, बट फिर वही है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। हु इज़ ओजिमेंटियस? ओजिमेंटियस कौन है? ओजिमेंटियस एक एरोगेंट किंग है, पावरफुल किंग है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं ओजिमेंटियस इज़, वॉज कर देना क्योंकि यहाँ पर लेकिन इज़ में पूछा गया है तो आप उसी का टेंस ले सकते हैं। ओजिमेंटियस इज़ अ पावरफुल बट एरोगेंट। आप चाहें तो बता दीजिए कि वो एरोगेंट हैं या प्राउड रहे हैं काफ़ी, और कहाँ के किंग है, किंग ऑफ इजिप्ट। Ozymandias is a powerful king of Egypt, or Ozymandias was an arrogant king of Egypt. Okay, depends on you, जो भी आप लेना चाहें आंसर। Is there any elegy? इस तरह का क्वेश्चन आपने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा कि जरूर पूछा जाता है, चाहे ये आपका शॉर्ट में आए, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में, कि कोई भी ऐसी एलिजी का नाम बताइए या उसके बारे में लिखिए जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में काफ़ी एलिजीज हैं, जैसे कि आपकी टॉमस ग्रे की एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की भी बहुत अच्छी एलिजी है, रग्बी चैपल। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रग्बी चैपल पर्सनल एलिजी है और टॉमस ग्रे की एलिजी इम्पर्सनल है। हु इन्वेंटेड और? देखिए आप कितने सिंपल क्वेश्चन है, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपने अब तक प्रिपेयर ना किया हो। और को किसने इन्वेंट किया? ऑफ कोर्स इट वाज पिंडार। पिंडार हु वाज पिंडार? पिंडार वाज अ लैटिन पोएट। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं पिंडार लैटिन पोएट इन्वेंटेड ओड। नेक्स्ट वन वाज आस्क्ड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ क्वेट्रेन। ओके, क्वेट्रेन में कितने लाइन्स होती हैं? 4 लाइन्स। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं देयर आर 4 लाइन्स इन अ क्वेट्रेन, और सिंपल आप लिख दीजिए 4 लाइन्स, तो भी आपका गलत नहीं होगा। हु इज यूलिसेस? यूलिसेस कौन है? यूलिसेस वॉज और यूलिसेस इज अ ग्रीक हीरो और अ किंग ऑफ इथाका इन ग्रीस। ओके, ग्रीक हीरो हैं या किंग हैं, कहाँ के? इथाका के, ग्रीस में। व्हाट इज द थीम? अब देखिए यहाँ पर जिस टेंस में आपसे पूछा जाता है आपको बस उसी टेंस में लिखना है। अगर वॉज आता है तो वॉज में आंसर देंगे, इज आता है तो इज में आंसर देंगे, पास्ट या प्रेजेंट में आता है तो आपको उसी में आंसर देना है। लास्ट वन इज, क्योंकि देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता आपको, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन सेक्शन होता है आपका। फर्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? अब यहाँ पर रबीबेन एजरा की थीम पूछी है, और देखिए इसमें थीम में हमने आपको काफ़ी ऑप्शन दिए हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स का सेम ना हो और आप भी अपनी तरफ से फ्री रहें कुछ भी लिखने के लिए। तो इसकी थीम क्या है? द वेरी फर्स्ट इज इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी किस में बिलीव करती है? रिबर्थ में बिलीव करती है, इमोर्टेलिटी में बिलीव करती है। किसकी इमोर्टेलिटी? किसकी? एटर्निटी ऑफ सोल की। सोल इज एटर्नल और सोल इज इमोर्टल। तो यहाँ पर इसकी थीम में सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम रबीबेन एजरा। और यहाँ पर आप हिंदू मिथोलॉजी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअलिज्म है, क्योंकि पूरा ही रबीबेन एजरा किस पर बेस्ड है? स्पिरिचुअलिटी पर। स्पिरिचुअलिज्म आप लिख सकते हैं। वेलकम ओल्ड एज। ओके, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ओल्ड एज। हमें किससे नहीं डरना चाहिए? ओल्ड एज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या सिखाती है? क्योंकि वो हमारी कैसी एज होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है। उस टाइम हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। वो भी लाइफ का एक फेज़ है जो ब्राउनिंग ने बताया है रबीबेन एजरा में। और ये भी आप अगर और सिंपल में लिखना चाहें तो आप सभी लिख सकते हैं, सारे ही पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। बी फियरलेस। और अगर आपने ये देखना है कि कौन सा है तो आपका द वेरी फर्स्ट आई विल सजेस्ट इमोर्टेलिटी ऑफ सोल। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके 2 मार्क्स के, और बहुत ही इजी पेपर आया था।
तो मंडे को हो सकता है कि आपको फिर कोई इनमें से ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसको आप जैसे ही देखें तो आंसर उसका एज इट इज़ लिख देना, राइट। इसीलिए इसको लास्ट मोमेंट पर हमने आपको दिया है ताकि आप बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, जो अब तक आपने तैयारी की है उस पर आपका इफेक्ट ना पड़े। अब डिस्क्रिप्टिव में देखिए, अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस हैं फिर आपकी। और एक क्वेश्चन कितना सिंपल आया है आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पर है टू वर्ड्सवर्थ नेचर इज टीचर हाउ। वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर क्या थी? एक टीचर थी, एक एजुकेटर थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक टीचर माना या बेस्ट टीचर माना, बेस्ट एजुकेटर माना? कि टीचर नेचर किस सेंस में है, क्योंकि उनको लगता था वर्ड्सवर्थ को कि नेचर बहुत अच्छी एजुकेशन हमें दे सकती है। और वहाँ पर आपके सिलेबस में उनकी एक पोएम प्रिस्क्राइब की गई है, द एजुकेशन ऑफ नेचर। ओके, टाइटल ही यही है, द एजुकेशन ऑफ नेचर, इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंटेड नेचर एज अ टीचर। और वो किसको टीच करती है? लूसी को। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, या आपने यहाँ पर एजुकेशन ऑफ नेचर के बारे में ही बताना है कि वो लूसी को कैसे टीच करती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ वो उनको प्रोवाइड करती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है आपका क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर इज टू वर्ड्सवर्थ नेचर इज टीचर हाउ। और आपका यहाँ पर ऑप्शन है व्हाट इज द समरी। अब देखिए कितना सिंपल, उन्होंने आपसे घुमा फिरा कर नहीं पूछा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया कि समरी लिखिए किसकी? VR7। ओके, बहुत ही इनोसेंट, आपने स्टोरी पढ़ी होगी VR7 की, काफ़ी इनोसेंट गर्ल होती है और शी डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इस पोएम की कि उस छोटी बच्ची को डिफरेंस नहीं पता लाइफ में और डेथ में। जो जिंदा लोग हैं और जो मर चुके हैं वो दोनों को सेम मानती है। तो यही रीज़न होता है, शी अगेन एंड अगेन सेज ओनली वन थिंग दैट VR7, नो VR7। तो यहाँ पर आपने समरी लिखनी है VR7 की। गुड। अब देखिए सेक्शन सी में आपकी एक्सप्लेनेशंस आई हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और लाइक अ रोज एम्बावर्ड, these heavy winged thieves, thus nature spake, the work was done। ये आपकी सेम। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरह का कोई स्टेंजा आता है ना आपके क्वेश्चन पेपर में, एजुकेशन ऑफ नेचर से आपका क्वेश्चन भी आ रहा है, राइट। और इसमें से आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया, आपके एक्सप्लेनेशन भी दे दी, तो इसका एक बेनिफिट आप ये ले सकते हैं कि ये सेम लाइन्स आप कोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ? यहाँ पर। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोटेशन लिखनी है और आपको नहीं याद आ रहा, तो यहाँ पर आप इन कोटेशन को ले सकते हैं, तो वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी, राइट। सेक्शन सी आपका फोर्थ वन, कोई भी एक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सेक्शन डी, एक क्वेश्चन, टेनिसन इज अ टिपिकल विक्टोरियन पोएट। गुड, टेनिसन विक्टोरियन पोएट। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सारे हम वीडियो बना चुके हैं, सब आपको बता चुके हैं। तो विक्टोरियन पोएट जब पूछा जाता है तो इसमें सबसे पहले आपने बताना होता है कि विक्टोरियन पीरियड के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, और क्यों कह रहे हैं आपकी टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट है, क्योंकि विक्टोरियन इरा की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब आपने उनकी पोएम्स में देखी है। तो यही रीज़न है कि हम उनको कहते हैं टेनिसन इज़ अ टिपिकल विक्टोरियन पोएट। डिस्कस ब्राउनिंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब देखिए थॉमस हार्डी की फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या थी? फुल ऑफ पेसिमिज्म। लेकिन ब्राउनिंग, रवि बेन एजरा आपने उनका पढ़ा, द लास्ट राइड टुगेदर। तो जो भी उनके हीरोज़ होते हैं, उनके कैरेक्टर होते हैं, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, काफ़ी होपफुल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और हमेशा फेथ रहता है उनका गॉड के एग्जिस्टेंस में। तो ब्राउनिंग की फिलोसफी ऑफ लाइफ कैसी है? ऑप्टिमिज्म। इसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूर ऑल प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, जैसे कि आपका रवि बेन एजरा का मेंशन किया, और आपकी लास्ट राइड टुगेदर है, आपकी दो ही पोएम का भी अगर आपको कुछ भी पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है जिसे आपको जरूर मेंशन करना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, क्योंकि फिलोसफी पूछी गई है। गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी लाइंस हैं क्योंकि ब्राउनिंग की काफ़ी फेमस हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ में, जो उनकी ऑप्टिमिज्म को प्रेजेंट करता है। सेक्शन ई, कोई भी एक क्वेश्चन, एनी वन। यहाँ पर भी देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। गुड।
नैरेट द पोइटिक क्वालिटीज पूछी हैं किसकी? टॉमस ग्रे की फेमस पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो कह सकते हैं इन अ सिंपल वे टॉमस ग्रे एज अ पोएट। और कौन कौन सी पोइटिक क्वालिटीज हैं उनकी यहाँ पर, किस रेफरेंस में आपको उनको बताना है, किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है, इस पोएम की हेल्प आप ले सकते हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ओके, वेरी सिंपल। और देखिए फिर आपका यहाँ पर आता है लास्ट वन, यूलिसेस। टेनिसन का आपका यहाँ आया था एज अ विक्टोरियन पोएट, और यहाँ यूलिसेस आ जाता है आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आप लिख रहे हैं टेनिसन्स पोएम यूलिसेस का, तो जनरली क्या है यूलिसेस, क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें आपको कैरेक्टर भी लिखना है और उसके बारे में बताना है कि इसकी फिलोसफी क्या है, थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है। वट एवर you want to write, you can write each and everything related to Ulysses। तो सिंपल वे में आपसे यहाँ पूछा गया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में पूछा है। इतना इजी पेपर है, शायद इसलिए भी आया है कि बैक पेपर के स्टूडेंट्स का था, लेकिन ब्रिटिश पोइट्री का इतना ही सिंपल पेपर आया है। आप लास्ट ईयर भी चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका ब्रिटिश पोइट्री का क्वेश्चन पेपर। ओके, मंडे के एग्ज़ाम के लिए आई एम श्योर कि ये आपके लिए हेल्प करेगा। गॉट, बस इन पर आप ज़रूर फोकस कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, 10 आपने करने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, अगर ये आप सारा सही कर लेते हैं तो देखिए आपने 20 मार्क्स गेन कर लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।